हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जो भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप वर्ण या अक्षर कहीं कुछ भी दिख जाए आप तुरंत टिक लगा देंगे। वर्ण उन ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। तो ऐसी ध्वनियाँ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो एक व्यवस्था और क्रमबद्धता उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जो क्वेश्चन में आता है कंपटीशन में, यहाँ से पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या मात्र 11 होती है और व्यंजनों की 33 होती है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं तो 11 है ही, 11 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 33 आता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आप टिक लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर मुख्यतः शब्द दिख जाए तो आप 2 प्रकार लगाएंगे। 3 प्रकार के कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है ह्रस्व और दीर्घ स्वर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वर। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को वॉवेल कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर को स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यह किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से वर्ण या अक्षर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो आप तुरंत स्वर पे टिक लगाएंगे। और दूसरा, अगर ऐसा पूछ दे कि ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते, तब भी आप क्या लगाएंगे? स्वर पे ही टिक लगाएंगे। चलिए अब स्वर के प्रकार देखते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? इसमें उच्चारण करते समय क्या होता है? सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब यहाँ से कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बनता है कि इसके कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसकी केवल 4 संख्या होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री। और अगर आपको ऐसे भूल जाता है तो एक आपके लिए ट्रिक है, अयूर। आप अयूर से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता था और 1 मात्रा का समय लगता था, लेकिन दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो केवल 7 होती है। कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सातों क्या है? दीर्घ स्वर है। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका एक बेस तैयार होगा, और जब आप क्वेश्चन उठाएंगे बुक से तो देखेंगे कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो से को देखने से। ठीक है, तो देखते रहिए। फिर अब नोट क्या है? अगर कंपटीशन में स्वरों की संख्या पूछता है तो आप 11 पे टिक लगाएंगे, और अगर मात्राओं की संख्या पूछ दे तो 10 पे टिक लगाएंगे। 10 पे क्यों टिक लगाएंगे? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो अ है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिखे तुरंत टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पे घट के 1 घट गया, अ घट गया तो क्या बचा? 10 बचे आपके। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मात्राओं की संख्या पूछेगा तो 11 पे ना लगा के 10 पे लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार अंग को कहते हैं। अंग वर्ण स्वरों के बाद आते हैं। अनुस्वार कब आते हैं? स्वरों के बाद आते हैं। जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो अंग अह को भी स्वर में ही पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि अभी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो इसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। अगर उच्चारण की बात की जाए तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है, तो जहाँ अंग दिख जाए वहीं आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अंग और अह जो होते हैं इनका जो मिला हुआ रूप है उसे अयोगवाह कहते हैं। अंग को अभी मैंने बताया अनुस्वार कहते हैं, यानी अनुस्वार, और ये विसर्ग। विसर्ग क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ विसर्ग का
चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक। चंद्र बिंदु वाले शब्द को अनुनासिक शब्द कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और गले से किया जाता है, और जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक शब्द। यानी कि इसका ट्रिक है कि आप जहाँ चंद्र बिंदु देखिएगा तुरंत समझ जाएगा ये अनुनासिक है, ठीक है। और अगर उच्चारण की बात की जाए तो ये नाक और गले से किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, तो आप तुरंत व्यंजन पे टिक लगाएंगे। अब हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पीछे भी मैंने बताया था 33 होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अगर पूछे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और अगर ऐसे सामान्यतः पूछ देता है तो 4 लगाइएगा। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी कि छूना। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ का स्पर्श करती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो साधारण जो भाषा में कह सकते हैं कि जो स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना, किसी जगह को टच करना, ठीक है। तो ये जो फेफड़े से निकलने वाली हमारी जो वायु होती है ना, वो कंठ को, तालु को, मूर्धा, दंत और ओठ को छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो टोटल अगर संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या क्या होती है स्पर्श व्यंजन की? 25 होती है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर आप ऐसे वर्ग भूल जाते हैं तो कचट, तप या कुचु, टू, तू, पू ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये आप 2 देख रहे हैं ना, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ऐसे इन दोनों को भी ऐड करके दे देता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप केवल 25 लगाएंगे। और अलग से अगर आ जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? ये दोनों जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ जाने के कारण इसे 27 मान लिया जाता है, तो आप मुख्यतः 25 ही लगाएंगे, और बाकी उत्क्षिप्त व्यंजन ये हैं तो इन्हें अलग से लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को यहाँ, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंत यानी कि मध्य या बीच, अस्त मतलब स्थित, यानी जो व्यंजन मध्य या बीच में स्थित है। किसके? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य में होता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये माना जाता है कि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल और व, ठीक है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन थे, क से लेकर म तक आपके स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। एक सीक्वेंस और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को। चलिए अब नोट में देखते हैं। अगर पूछ दे अर्ध स्वर किसे कहते हैं, और ऑप्शन में अगर आपको य और व दिखता है तो आप तुरंत टिक लगाएंगे। अर्ध स्वर य और व को कहते हैं। अगर आ जाए कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ल होता है, ठीक है। तो अर्ध स्वर 2 होते हैं, य और व। लुंठित व्यंजन र को कहते हैं, और पार्श्विक किसे कहते हैं? ल को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म मतलब गर्म होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जब भी आप ये बोलेंगे इन चारों को, कभी भी आप प्रैक्टिकली बोलिएगा, उच्चारित कीजिएगा, तो जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से अगर आ जाए इनकी संख्या, तो इनकी संख्या केवल 4 होती है, श, स, स और ह, ठीक है। अब अगर यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उच्चारण स्थान से। बहुत लोग क्या होता है कि जानते नहीं हैं, तो इसे बड़ा श
इसे षटकोण वाला स और इसे छोटा सा पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बड़े स को तालव्य श कहते हैं क्योंकि ये तालु को टच करती हैं, और षटकोण वाले स को मूर्धन्य श कहते हैं क्योंकि ये मूर्धा को टच करती है, और छोटे स को दंत श कहते हैं क्योंकि ये दांत को टच करती है। आप प्रोनाउंसिएट करके खुद देखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त व्यंजन। आपको मैंने बताया था कि अगर सामान्य तो पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, तो 4 लिखिएगा, और अगर मुख्य पूछे तो 3 लिखिएगा। ठीक है, तो ये चौथा वाला ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या है? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलते हैं, मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से इनकी संख्या पूछे तो केवल 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से बनता है कि जो छ से क्षत्रिय वाला या अक्षर वाला छ है वो किस व्यंजन से मिलके बना है? तो ये क और श से मिलके बना है। त्र किससे मिलकर बना है? त्रिशूल वाला या नक्षत्र वाला त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और इय से। श्र जो है वो श और र से मिलके बना है। ठीक है, अब यहाँ आपको एक नोट दिखाई दे रहा है। नोट में क्या है? ये चारों जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन तो हैं ही। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मिश्र व्यंजन, इनमें से मिश्र व्यंजन कौन है, तो आपका जो श्र है वो मिश्र व्यंजन है। अगर आप भूल सकते हैं तो आपके लिए एक यहीं से ट्रिक है। ये जो श्र आपको मिश्र में दिख रहा है, मिश्र में भी श्र है और श्र को मिश्र व्यंजन कहते हैं, तो यहीं से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि मिश्र व्यंजन श्र को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ये उच्चारण स्थान से है। ठीक है, इसके लिए ये आपके ट्रिक है, अभी मैं बताऊंगी, पहले इसे देखते हैं। जो क वर्ग हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं, त वर्ग जो हैं वो दंत यानी दांत को टच करते हैं, और प वर्ग जो हैं वो ओठ को टच करते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग से देखिए, ये चारों जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन तीनों श को उच्चारण के दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क वर्ग प्लस ह ये कंठ से उच्चारित होते हैं, च वर्ग प्लस य और श, आप या ये अगर भूलने का चांस है तो यश से आप याद कर लें। ट वर्ग प्लस रस, इसको रस से याद कर लीजिए। त वर्ग प्लस लश, ल और श से याद कर लीजिए। प वर्ग प्लस व को ओष्ठ में दिया है, लेकिन ये मैं यहाँ करेक्ट करा रही हूँ, इसे दंतोष्ठ में आता है। व जो है वो दांत को भी टच करता है बोलते वक्त और ओठ को भी टच करता है, इसलिए व को दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ व्यंजन होता है, इसका उच्चारण दोनों को टच करता है। यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, व दांत को भी टच करता है और ओठ को भी टच करता है। अब अगर आप ये भूल सकते हैं उसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है, केटीएम। केटीएम 2 यानी कि एटीएम आपको पता है जहाँ से पैसा निकलता है, वैसे ही केटीएम 2 से आप के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक है, इतना क्लियर है। आप ये सारी चीज़ें जो वीडियो में बताया गया है 1-2 बार देखेंगे तो आपका पूरा बेस वर्णमाला का तैयार हो जाएगा, और फिर जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको अघोष, शघोष, अल्पप्राण, महाप्राण कराऊंगी और इसका एक कॉन्क्लूज़न कह लीजिए वो करा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन रिलेटेड लेकर आऊँगी, जो भी कंपटीशन में पूछे गए हैं वर्णमाला से, वो क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और बाकी आप खुश रहिए। थैंक यू।